नमस्कार, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति, ये कौन-कौन से समय पर किस-किस तरीके से बदली है। जैसे कि इस टाइम कहा जाता है कि भारत की जो विदेश नीति है, वो काफ़ी नाजुक दौर से गुज़र रही है। तो ऐसा नहीं है, ये पहले भी हो चुका है जब भारत की विदेश नीति काफ़ी नाजुक दौर से गुज़री है। जैसे माना जाता है ना कि आज कहा जाता है कि भारत के जो विदेश मंत्रालय है या जो भारत की विदेश नीति है, वो काफ़ी ऐसे सिचुएशन में फँसी हुई है कि वो ना अमेरिका का साथ दे पा रही है, ना रूस का साथ दे पा रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी हो चुका है कई बार। तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत की विदेश नीति, ये इसी को कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले समझते हैं विदेश नीति होती क्या है। क्योंकि सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि विदेश नीति में क्या और क्यों कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये है भारत। अब भारत के जो लोग हैं या भारत के जो अधिकारी हैं या भारत की जो सरकार है, वो मान लीजिए रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया और एक तरीके से मान लीजिए चीन हो गया। इन लोगों से भारत के किस प्रकार के संबंध रखने हैं, भारत को किससे ज़्यादा अपने अपने आर्थिक हित या अपने स्वार्थ ज़्यादा दिख रहे हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए या उन चीज़ों को जानने के लिए या उनमें किस तरीके से इंटरेस्ट लेना है, किस तरीके से अपना संबंध उनसे बनाना है, उनके साथ में किस तरीके से अपनी सारी बातें जो है डील करना है, इन सब चीज़ों को लेकर जो नीति बनाई जाती है उसी को कहते हैं विदेश नीति। जैसे एक सरकार है, सरकार में जो कुछ अधिकारी भी होते हैं, उनके साथ में बैठ के बातें होती हैं कि अगर मान लीजिए हमें रूस से कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो किस तरीके से अमेरिका से दबाव ना आए और रूस से अपना काम भी पूरा निकलवा लिया जाए। तो इसके लिए जो नीति बनाई जाती है और जो उसके बाद में जो उसको पालन किया जाता है, उसी पूरे समीकरण को या उसी पूरी घटना को कहते हैं विदेश नीति। तो अब हम समझते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, वो किन-किन दौर में आकर कमज़ोर हुई थी। तो सबसे पहले तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में नेहरू जी की जो सरकार थी, तो सबसे पहले ये समझने वाली बात होती है, एक होता है राष्ट्र निर्माता और एक होता है राजनेता। एक होता है राष्ट्र निर्माता और एक होता है राजनेता। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। कभी भी आप देखेंगे कि जो राष्ट्र के निर्माता होंगे, उनके लिए दिल में ज़्यादा आदर्श होगा, उनके लिए दिल में ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि जो राष्ट्र निर्माता होते हैं, वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसे अपने यहाँ पर किसी को भी ले लीजिए, गांधी, नेहरू, और आप चाहे इसके बाद में एक तरीके से मान सकते हैं कि जो भी और पहले जितने भी लोग रहे हों, वो एक तरीके 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के बीच में आप किसी एक दो चार लोगों का नाम लेने से और लोगों की तौहीन होगी। इससे बस ये है कि राष्ट्र निर्माता के रूप में आप थोड़ा सा लास्ट में एक बार समझ लीजिए गांधी और नेहरू के बारे में, क्योंकि और पीछे जाने पर बहुत लंबी लिस्ट है। तो फिर जब राष्ट्र निर्माता की बात आती है, तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग वही चीजें सोचते हैं जो राष्ट्र के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो और जिससे राष्ट्र आगे बढ़ सके। और यहीं पर रोल आता है सबसे बड़ा नेहरू का। नेहरू पूरे अभी तक के प्रधानमंत्री की लिस्ट में एक नेहरू इतने समझदार इंसान थे जितना अभी तक और भी हैं, कई लोग हैं, लेकिन उस तरीके की समझदारी जो 1947 लगभग आज से 100 साल पहले होने वाला है, उस टाइम पर इतनी समझदारी और किसी के पास नहीं दिखती, जो अपने साथ में सभी देशों को लेकर चले। और एक होता है राजनेता। राजनेता का सबसे बड़ा काम होता है कि वो पार्टी को चलाता है और किसी तरीके से कोशिश करता है कि वो सत्ता में बना रहे। जबकि राष्ट्र निर्माता क्या करता है? राष्ट्र निर्माता का काम होता है कि राष्ट्र का विकास होता रहे, उसके लिए उनको चाहे जो करना पड़े वो करेंगे। तो ये बेसिक अंतर हो गया राष्ट्र निर्माता में और राजनेता में। और राष्ट्र निर्माता के लिए ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा आदर्श होता है दिल में, जबकि राजनेता कहीं ना कहीं कुछ लोगों को छोड़कर और कुछ लोगों से उनके लिए किसी न किसी प्रकार के ऐसे शब्द सुने जाते हैं जो एक तरीके से माना जाता है कि हाँ, एक बड़े प्रतिष्ठित पद के लिए ऐसे शब्द उचित नहीं माने जाते हैं। अब समझते हैं कि ऐसा कौन सा दौर आया था जब भारत की विदेश नीति
बदली थी या उसमें कुछ परिवर्तन आया था या वो नाजुक दौर से गुजरी थी। तो सबसे पहले भारत चीन का जो युद्ध है, भारत चीन युद्ध 1965, इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो भारत के लोग हैं वो अपने आप को, या भारत की जो पॉलिसी थी वो आदर्शवाद की थी। आदर्शवाद की पॉलिसी का मतलब ये होता है कि वो किसी भी देश के किसी भी लोगों को वो समझते थे कि ये लोग भाई भाई हैं। जैसे एक नारा भी आया था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये माना जाता था उस टाइम के हिसाब से कि भारत और चीन, भारत पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते खराब ही थे, भारत का पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब ही थे, तो वो नहीं चाहता था कि किसी तरीके से मेरा रिश्ता चीन के साथ भी खराब हो। इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू जी ने। लेकिन फिर जब 1962 की लड़ाई हुई और भारत को हार मिली उसमें, तब ये समझ में आया कि हिंदी चीनी भाई भाई जो आदर्शवादी बात है, इससे उठकर थोड़ा सा और आगे आओ और अब यथार्थवाद में आओ। यथार्थवाद का मतलब होता है कि जो इस लोक में या इस दुनिया में वास्तविक रूप में चल रहा हो, उसको कहते हैं यथार्थवाद। जैसे मान लीजिए कि अभी हम कल्पना करें कि हम, हमारे पास एक बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बड़ा बंगला होगा, तो ये सब आदर्शवादी या फ्यूचर की बातें हो गई। आज हमारे पास क्या है, हमको किस तरीके से चलना है, क्या करना है, ये जो बातें होती हैं ये यथार्थवाद की बातें होती हैं। तो उस टाइम पे जब हमला हुआ था 1962 के समय पर, और उस टाइम पे भारत का जो चीन है उसका संबंध अमेरिका से बहुत अच्छा हुआ करता था। उस टाइम पे रूस को काउंटर करने के लिए, एक तरीके से कहा जाए, रूस को जो काउंटर करना था, रूस को रोकना था, उसके लिए अमेरिका ने चाइना का पूर्ण समर्थन लिया था या उनके साथ में आए थे। अब उसके बाद में कब बात आती है, जब ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति बहुत नाजुक दौर से गुजरी थी, तो उस टाइम पे एक टाइम पे बात आता है 71 की बात कर लेते हैं, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तब भी ये देखा जाता है कि जो भारत की नीति है, भारत की विदेश नीति है, वो बहुत एक तरीके से माना जाए कि उस टाइम पर भी बड़ी गंभीर रूप में गुजर रही थी। कैसे समझते हैं, जैसे कि बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान ही था एक तरीके से, तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में खड़ा था चीन, और चीन के साथ में खड़ा था अमेरिका। जो सातवां बेड़ा वाली बात होती है, सातवां बेड़ा आया था अमेरिका का, तो सातवां बेड़ा का मतलब होता है उसमें न्यूक्लियर मिसाइल भी थी, न्यूक्लियर हथियार भी थे, इसलिए इसको बड़ा खतरनाक माना जाता था। तो ये तीनों लोग एक साथ में आ गए थे, और इन तीनों लोगों को एक साथ में आने की वजह से भारत को सपोर्ट लेना पड़ा था यूएसएसआर का। अब इसमें एक और बात समझने वाली है हम लोगों को, एक टर्म या एक अपने यहाँ गुट चलता है जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष। जब नेहरू जी आए थे सत्ता में 1947 के समय, तो उन्होंने एक गुट बनाया था जिसका जो था गुट निरपेक्ष, इसको कहा जाता है नैम। नैम का मतलब होता है नॉन अलाइंग मूवमेंट, नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि हम जो हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, वो किसी के साथ नहीं खड़े होंगे। अब किसी के साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, उनका मतलब ये हुआ जैसे उस टाइम का जो विश्व था वो दो गुटों में बटा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ऐसे एक थोड़ा सा मैप बनाकर ये समझ लेते हैं कि हाँ उस टाइम की क्या बात हुई थी। या अब इसमें ये था कि चल मान लीजिए ये अमेरिका, इसको पूरा अमेरिका मान लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका, इसको साउथ अमेरिका, इसको यूरोप, और इसको एशिया, इसको अफ्रीका, और इसको मान लेते हैं ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। अब समझने वाली बात यह है कि उस टाइम पे जब नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाया गया था नैम, तो उसमें यह हुआ था कि कुछ लोग थे जो अमेरिका के साथ रहते थे, जैसे नॉर्थ अमेरिका ये पूरा हो गया, यूरोप का इधर वाला पार्ट, जैसे ये मान लीजिए इधर से मान लीजिए रूस है, तो यूरोप का जो इधर वाला पार्ट है, ये दोनों मिलकर एक हुआ करते थे उस टाइम पर। ये अभी भी है, जैसे नाटो हो गया या यूरोपीय यूनियन हो गया, तो उसमें अभी भी है कि ये लोग नाटो या एक तरीके से माना जाए अमेरिका समर्थन माना जाता है इसको, या अमेरिका समर्थित माने जाते थे। एक था सोवियत संघ जो रूस का समर्थक था, जो रूस ने ही बनाया था, इसको कहा जाता है सोवियत संघ। तो उस टाइम की बात अगर की जाए, तो जब भारत को मान लीजिए यहाँ पर भारत हो गया, इनको आज़ादी मिली, यहाँ पर मिस्र है इनको आज़ादी मिली, यूगोस्लाविया को आज़ादी मिली, तो ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों को ये समझ में आया, यूगोस्लाविया का निर्माण हुआ था उस समय पर, तो इन लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम लोगों को आपस में विकास करना है, तो हम लोगों को ना तो अमेरिका के साथ आना है, एक साथ आना पड़ेगा, और ना ही रशिया के साथ, क्योंकि हम लोगों को दोनों की जरूरत है।
और दोनों की जरूरत होने की वजह से एक गुट का निर्माण किया गया, नैम, जिसमें यह कहा गया कि हम ना अमेरिका के साथ में आएंगे और ना ही रूस के साथ में या सोवियत संघ के साथ में आएंगे। तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो था नेहरू का। नेहरू जी ने ही उस टाइम पे सोवियत संघ नाम की नैम या नॉन अलाइंग मूवमेंट नाम की स्थापना की थी। ये तो उसके बाद में जब हम इसको वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो 1971 में जब भारत बांग्लादेश पर या बांग्लादेश का निर्माण कर रहा था, भारत ने पाकिस्तान या पर हमला करके जब बांग्लादेश का निर्माण किया था, तो अमेरिका और चाइना प्लस पाकिस्तान ये तीनों मिलकर एक हो गए थे। तो उस टाइम पे भारत ने यूएसएसआर का सपोर्ट लिया था। यूएसएसआर मतलब रसिया का या रूस का। तो उस टाइम पर यह कहा जाता था कि जो भारत की नैम वाली पॉलिसी थी, नॉन अलाइंग मूवमेंट वाली या गुट निरपेक्ष वाली, तो ये कहा जाता था जो हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तब यह माना जाता है कि गुट निरपेक्ष की इस पॉलिसी पर भारत के चोट पहुंचा था, क्योंकि उस टाइम भारत ने यूएसएसआर या रूस की तरफ अपना झुकाव किया था और एक सैन्य पैक्ट भी शामिल किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भारत पे हमला करेगा तो उसके लिए रूस हमेशा आगे आकर खड़ा होगा। तो इस ये 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता था। अब ये जब बात हुई थी तब समझ में आया था कि हाँ, भारत की जो अपनी पॉलिसी है, जो भारत अपने तरीके से आगे बढ़ रहा था कि हम गुटनिरपेक्ष का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो वहां पर चोट पहुंची थी। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कब हुआ था जो भारत की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी और डैमेज हुई थी या गड़बड़ाई थी। तो जो मुझे पर्सनली लगता है, ये मुझे लगता है कि ये समय ऐसा था 91-92 का, जब भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरे के पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी थी। जो भारत की विदेश नीति थी उस पर काफी प्रभाव पड़ा था। अब समझते हैं कैसे। जैसे 1991 के समय जब सोवियत संघ जो रूस था उसका विघटन हो गया, सोवियत संघ, उसमें कई देश थे। एक तरीके से माना जाए कि जैसे रूस हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो टूट के बने थे वो रूस यूएसएसआर से ही टूटकर ये लोग बने थे। तब जब इनका निर्माण हुआ था उस टाइम पे, तब भारत का जो बड़ा भाई था, एक तरीके से माना जाए बड़ा भाई जो था रूस, जो कि ये कहा गया था कि हर मैटर पे भारत के साथ में खड़ा होता था, उनका साथ छूट गया और भारत इंटरनली रूप से भी बड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। उस टाइम पे जो कहा जाता है कि अपने यहाँ मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने आर्थिक सुधार की नीति अपनाई थी, तो उस टाइम पे एक तो इधर मान लीजिए रूस है, यूएसएसआर, इसका विघटन भी चल रहा था या ये टूट भी गया था, और इधर भारत इंटरनल या आंतरिक रूप से भी बड़ा परेशान था। तो उस टाइम पे भारत के लिए जो विदेश नीति थी वो 1-1.5-2 साल की, वो काफी ऐसे समय से गुजर रही थी जिसमें ये कह सकते हैं आप कि मुझे पर्सनली जो लगता है आज से भी ज्यादा बहुत बुरे दौर से उस टाइम पे गुजरी थी भारत की विदेश नीति। अब तो उसको सभी ने मिलकर किसी तरीके से हैंडल किया। भारत के जो भी उस टाइम के चाहे वो सेक्रेटरी रहे हों या उस टाइम के मंत्री रहे हों, उन्होंने इन चीजों को मिलकर किसी तरीके से हैंडल किया। फिर बात आती है 1998 की, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। ये एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी की सरकार थी, और उस टाइम पर भी जब भारत ने हमला किया था तो पूरे यूरोपीय देश जो ज्यादातर अमेरिका के समर्थन थे, यूएसए प्लस का मतलब होता है कि जो अमेरिका है और अमेरिका के साथ में कुछ ऐसे भी देश जो यूएस को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फ्रांस हो गया, चाहे वो ब्रिटेन हो गया, चाहे वो भारत, एक तरीके से माना जाए जर्मनी हो गया, चाहे वो और भी ऐसे छोटे छोटे, चाहे स्पेन हो गया, जो और जो छोटे देश थे, सबको मिलाकर जो एक बनाया जाता है उसको यूएसए या यूएस प्लस कहा जाता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब उस टाइम पे परमाणु परीक्षण हुआ था 1998-99 में, तब उस टाइम पे पूरे विश्व ने भारत पर बैन लगाना चालू कर दिया था। फिर भारत को विधिवत पूरे विश्व में जाकर समझाना पड़ा था कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र तो जरूर हैं, लेकिन हम अपने आप को मतलब एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र की तरह नहीं दिखाएंगे। मतलब ये है कि हमारे पास परमाणु तो रहेगा, लेकिन हम इसको कभी पहले यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई थी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब होता है कि हम कभी भी पहले परमाणु बम से हमला नहीं करेंगे। अगर किसी ने हमारे ऊपर पहले हमला किया तब हम उस देश को नक्शे से ही मिटा देंगे। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हो गया और ये भारत हो गया, तो भारत के कहने का मतलब अगर हम दोनों के बीच में कभी युद्ध हुआ तो पहले हम इनके ऊपर परमाणु बम नहीं मारेंगे, और अगर इन्होंने हमारे ऊपर चला दिया तो हम इनको पूरे नक्शे से ही मिटा देंगे पूरे विश्व के।
मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी अभी तक एनएफयू शामिल अभी तक नो फर्स्ट यूज ऐसा कोई भी अपने यहाँ कानून नहीं बनाया है। पाकिस्तान ये कभी नहीं कहता है कि मैं पहले यूज नहीं करूंगा, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल वार के लिए हमेशा तैयार रहना है। इसलिए भारत ने तो कह दिया कि हम नो फर्स्ट यूज बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। चाइना ने भी कहा है, चीन का भी ये कहना है कि हम पहले कभी परमाणु बम यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर दोबारा अगर हमारे ऊपर किसी ने किया तो हम उसको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। तो उस टाइम के दौर पर पूरे विश्व में जाकर भारत के लोगों को, भारत के जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो जैसे शशि थरूर जी थे और भी कई लोग थे साथ में, एक पूरा ओवैसी जी थे, ये लोग साथ में जाकर पूरे विश्व को बता रहे थे कि हाँ पहले हमला पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया, उसके बाद में हमने उनके ऊपर किया था। तो यही चीज जब 1998 के समय में जब भारत ने परमाणु बम बनाया था, तो वो भी पूरे विश्व में जाके यही बताते थे कि जो है हमने परमाणु बम तो बना लिया है, लेकिन हम इसका पहले यूज नहीं करेंगे, और हम परमाणु संपन्न राष्ट्र तो जरूर हैं, लेकिन हम एक जिम्मेदार राष्ट्र भी हैं। हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, और अपनी शांति को बनाए रखने के लिए ही हमने परमाणु बम बनाया है, ताकि कोई हमारे ऊपर हमला ना कर सके। सबको ये बात का डर रहे कि हमारे पास कुछ ऐसा हथियार भी है जिससे पूरे विश्व में तबाही आ सकती है। एक ये हो गया। अब बात आती है इस टाइम की 2020 से और 25 से 26 के बीच में, जब से रूस, यूक्रेन और कई भी, मेन मुद्दा यही है। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ कि यूएसए ने भारत पे बैन लगाया कि आप इनसे तेल मत खरीदिए, क्योंकि इनको रूस को पूरी तरीके से अमेरिका जो है हर तरीके से इकोनॉमिकली डैमेज करना चाहता था। लेकिन रूस ने चाइना को और भारत को तेल बेचा, भारत को, इन दोनों को तेल बेच के और भी कई चीजें जैसे गैस हो गई, इन चीजों को बेचकर अपने यहाँ पर पूरी तरीके से एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को बचाए रखा। और अमेरिका बार बार यही कहता था भारत और चाइना से, चाइना के ऊपर तो इनका बस नहीं चलता है, तो भारत से बार बार कह रहा था कि हम ये चाहते हैं कि आप इनसे तेल ना खरीदिए। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते जब अब इस टाइम पर आई है, जब नया ट्रंप का शासन आया है, तो उसके बाद में कहा जाता है कि ट्रंप के दबाव के कारण अभी भारत ने तेल खरीदना बंद किया या नहीं बंद किया, इस पर अभी विदेश मंत्रालय का या किसी भी मिनिस्टर का पूरी तरीके से बयान नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे किसी तरीके से बाहर नहीं आ पाया जाएगा, ये भी, इससे भी किसी तरीके से हम लोग बाहर आएंगे। तो ये बात थी कि जो भारत की विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति वो समय समय पर खतरे में आती रही है, और खतरे में आने का कारण भी है क्योंकि भारत जो है चाहते हैं, भारत के लोग चाहते हैं कि हम किसी तरीके से खुल के ना रहें और हम किसी तरीके से अपनी लड़ाई भी ना करें। इसलिए कभी कभी इन दोनों के बीच में आके भारत फंस जाता है। और अगर ऐसा होता रहा, जैसे अभी भारत ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया, तीसरी चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि भारत का समय भी आएगा जब वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे और लोग उनके अनुसार चलेंगे। लेकिन अभी अमेरिका अपनी जो भी सत्ता में या जो भी पावरफुल लोग रहते हैं वो यही सोचते हैं कि कोई और बड़ी पावर बन के निकले। जैसे अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया चाइना को 1950 से लेकर 80 के दशक तक, बहुत सपोर्ट किया, 1980 के दशक तक बहुत सपोर्ट किया, और अब चाइना विश्व की सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब यूएसए खुद ही नहीं चाहता है कि हम भारत को सपोर्ट कर कर ऐसा कर दें कि भारत भी आगे निकल जाए और ये भी फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आ जाए या थर्ड नंबर पर, तीसरी नंबर पर कहीं पर ऐसे आ जाए, जिसकी वजह से मुझे अपनी विदेश नीति में या अपनी पॉलिसी में किसी तरीके से चेंज करना पड़े। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी तरीके से अभी भी समस्या में है और बाहर नहीं आ पाएगी, तो आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग वहां पर बैठे हैं ये इन चीजों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन समय के साथ जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे चीजें आसान होती जाएंगी। तो ये अब, और एक सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ी सी भी बात बाहर आती है तो उसको लोग दूसरी तरीके से बताने लगते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, और लोग सबसे बड़ी दोष देते हैं सरकार का। विदेश नीति भारत का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सरकार का इंटरफेरेंस सबसे कम होता है, इंटरनल होता है और भी चीज़ों पर होता है, लेकिन इस पे सरकार का इंटरफेयर सबसे कम होता है। इस पे जब भी कोई इंटरफेयर होता है तो ये अपने यहाँ संसद में भी और हर जगह अपने यहाँ विदेश नीति को लेकर ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, और ये माना जाता है कि भारत का जो
अपना काम होता है विदेश नीति के बारे में, वो यहाँ के लोग जो अपने उनका जो उनकी ड्यूटी दी जाती है वो उसी के अनुसार करते रहते हैं। सरकार इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर तो करती है, क्योंकि जैसे कोई नेता हो गया, जैसे मान लीजिए अभी कोई नेता ए आ गया सत्ता में और अमेरिका में कोई बैठा नेता बी है, बी, इन दोनों की व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हों अगर, तो ये माना जाता है कि फिर इनको थोड़ा सा सामने लाकर और इन दोनों को सामने लाकर अपने रिश्ते में जो खटास है उसको दूर कर ली जाती है। लेकिन अगर ये सोचें कि सरकार के बदलने से, लोकतांत्रिक सरकार से बदलने से, कि अभी मान लीजिए, चलिए मान लीजिए मोदी हैं और कल को मान लीजिए राहुल गांधी आ गए, तो ऐसा हो जाएगा कि वो बोलेंगे कि तेल ना खरीदो और रूस से तेल खरीदने लगेंगे तुरंत, या बंद कर देंगे खरीदना और अमेरिका के पक्ष में आ जाएंगे। ऐसा नहीं, विदेश नीति हमेशा अपने यहाँ बहुत संतुलित होकर चलाई जाती है। और विदेश नीति का जो सोच ही होता है वो कम से कम 20, 25, 30 साल आगे का होता है, 100 साल आगे का होता है। वो 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 1 साल का सोच के नहीं बनाया जाता है। तो ये चीजें जो थी, जो आपको बताना एक तरीके से जरूरी समझा गया। और अभी आगे कई बात होनी है इस पे। अभी तो ये भी देखना है कि जो नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाया गया था वो कैसे आगे बढ़ा या उस पर क्या बातें हुई। और भी देखना है अभी कि जब भारत को एक तरीके से, जब वो यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को और ईस्ट की तरफ देखना चालू किया था, ताकि और भी वहाँ पर अपनी चीज़ें तलाशी जाएं। तो इन सब चीज़ों पर जो बात होगी वो अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।